हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। और इस लेक्चर से फाइनली आप पढ़ने जा रहे हैं कि मेसोपोटामिया में लिखने पढ़ने की जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे शुरू हुई, कौन सी वो कंडीशंस थी जिनकी वजह से राइटिंग की रिक्वायरमेंट आई और कितने बेहतर तरीके से, कितने परफेक्शन के साथ इन्होंने वो राइटिंग स्किल डेवलप करी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राइटिंग की रिक्वायरमेंट कब होगी? बड़ा कॉमन सा आंसर होगा आपका कि जब हम अपने जो भी थॉट्स हैं, जब हमारे अंदर जो भी कोई चीज ऐसी है जैसे हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो अगर हम उसको कुछ साइन के फॉर्म में, किसी ऐसी चीज के फॉर्म में जिससे हम सामने वाले को बता सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप एनिमल देख रहे हो, कोई मतलब एज्यूम करो कि अभी कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है और आपको किसी को कोई चीज एक्सप्रेस करनी है, तो आप कैसे करोगे एक्सप्रेस? आप कुछ सिग्नल्स, कुछ साइंस, कोई ऐसी चीज बनाओगे जिससे आप उसको वो चीज रिलेट कर पाओ। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने कुछ ऐसा ही शुरू किया कि उन्होंने कुछ सिंबल्स डेवलप करे जिसके थ्रू वो अपनी चीजों को कम्युनिकेट कर पाए। अब यहां पर ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो पर्टिकुलर सिंबल बनाएंगे कि भाई अगर वो एनिमल देख रहे हैं तो वो एनिमल का सिंबल बनाएंगे, नहीं। इन्होंने अपनी ही एक वोकैब, अपना ही एक राइटिंग स्किल डेवलप करा जिसको बाद में जाके डिकोड करके हम मेसोपोटामिया के बारे में खूब सारा नॉलेज इकट्ठा कर पाए। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ इज अनदर इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटी लाइफ। हम शहर के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस पूरे लेक्चर में आपको सिर्फ यही समझाया जा रहा है कि जो अर्बन सेटलमेंट है ये मेसोपोटामिया में शुरू हुआ, उसके पीछे कौन कौन से रीजन हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आपने बहुत सारे फीचर्स पढ़ लिए, ट्रेड के बारे में पढ़ लिया, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सिटीज पढ़ लिया कि कैसे गुड्स का मूवमेंट होता है सिटीज में। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ोगे जो कि सिटी लाइफ का है, और वो है राइटिंग। तो हुआ क्या, देखो, अब राइटिंग के बारे में हम बड़ा डिटेल में चूंकि डिस्कस करने वाले हैं, एकदम आराम से तसल्ली के साथ आप बैठिए और देखिए और सीखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। When we talk about writing or a script, we mean that spoken sounds are represented in visible signs. So that is what I was saying. यही मैं कुछ कह रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ होगा, इंसान का डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा, तब शायद लैंग्वेज इतनी रिच नहीं रही होगी। इतनी रिच क्या, लैंग्वेज शायद रही नहीं होगी। मतलब वो एज्यूम करना मुश्किल है कि किस तरीके से इंसान कम्युनिकेट करता रहा होगा अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को अपनी कम्युनिटी के लोगों के बीच में। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये सिचुएशन बनी, ठीक है, कि कुछ चीजें डेवलप हुई, कुछ स्क्रिप्ट डेवलप हुई। अब इस स्क्रिप्ट का मतलब क्या था? इस स्क्रिप्ट का मतलब सिंपल सी चीज है कि जो चीजें बोली जा सकती हैं, टूटे फूटे शब्द या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बोल रहे हैं, शायद उसका कुछ मायना क्लियर नहीं है कि यार ये जो चीज बोलना चाह रहा है इसका ये मतलब होगा। तो आपने क्या किया कि आपने उसको दिखा दिया कि यार ये ऐसा कुछ मैं बोलना चाह रहा हूं, या मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उसका मतलब ये है। होपफुली ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर मैं आपको किसी सिचुएशन के बारे में बताना चाह रहा हूं और वो सिचुएशन हंटिंग से रिलेटेड है, तो आई विल ड्रॉ समथिंग विच इज रिलेटेड टू हंटिंग। तो इससे आपके दिमाग में बहुत आसानी से ये आ जाएगी कि ओके, यहां पर बात जो की जा रही है वो हंटिंग से रिलेटेड, कि कुछ एनिमल को हंट कर रहा है या एनिमल अटैक कर रहा है उन पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो ऐसा कुछ मीन्स जब आप बोले या सुने जाने वाली चीजों को कुछ साइंस के फॉर्म में, कुछ चिन्हों के फॉर्म में, विजिबल साइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सिंपल सी चीजें, हम कहते हैं ना कि जो कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का सबसे शुरुआती जो तरीका है, जो दौर है, वो यही है जब आपने अपने शब्दों को कुछ चिन्हों के फॉर्म में, कुछ विजिबल साइंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करा होगा। उस शुरुआती टाइम पर अगर आप कुछ जगहों पर घूमने जाएंगे, खासकर आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर घूमने जाएंगे, तो आपको वहां पर बहुत सारे पुरानी प्री हिस्टोरिक टाइम की साइट्स पे जाओ,
वहां पर आपको वॉल्स पे पेंटिंग्स जैसी दिख जाएंगी। उन पेंटिंग्स में ह्यूमन एक्टिविटीज को एक्सप्रेस किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो डिपिक्ट किए जा रहे हैं, एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो वही चीज है जिनको वो सुन रहे थे या बोल रहे थे। शायद बोलने और सुनने में वो इतना क्लियर नहीं था जितना वो राइटिंग या ड्राइंग के फॉर्म में था। तो यहां पर भी वही चीज धीरे धीरे डेवलप हुई, ग्रेजुअली यहां पर वो चीज आके एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि मेसोपोटामिया के लोग कुछ सिंबल के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे और एक्चुअल में वही उनकी लैंग्वेज थी? तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी जिनको बाद में हमने जब एग्जामिन करा तो ये पाया कि हम, यानी कि उस रीजन के लोग, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उसको रिलेट करा तो पाया कि उस रीजन के लोग आज भी जो लैंग्वेज बोलते हैं, आज भी जो रिटन सिंबल यूज करते हैं, उनका कुछ रिसेम्बलेंस है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं उन सिंबल से जो मेसोपोटामिया के लोगों ने भी यूज करा था। होपफुली ये क्लियर और बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, मैं एक बैकग्राउंड बना देना चाहता हूं क्योंकि अभी पूरा हम राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेसोपोटामियन टैबलेट्स हमें बहुत सारे, खूब सारे लिखित रिटन टैबलेट्स मिले हैं। ठीक है, और उनका जो टाइमिंग है वो क्या है, 3200 बिफोर कॉमन एरा, अप्रॉक्स 3200 बिफोर कॉमन एरा BCE वी हैव गॉट क्ले टैबलेट्स, मिट्टी के बने हुए टैबलेट्स। अब टैबलेट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आईपैड जो है वो है ना इस्तेमाल किया है इन्होंने, ऐसा ही कुछ जैसा कि आप आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स इस्तेमाल करते हो ना, ऐसा ही कुछ उनके पास था। वो मिट्टी का बना हुआ होता था, बस ये था कि वो एक बार के यूज के लिए रहता था और एक बार उसका पर्पस खत्म हुआ तो उसको फिर आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन जब तक उसका पर्पस नहीं खत्म हुआ तब तक उसको स्टोर करके भी रखना है, ये भी बहुत खास बात थी। ठीक है, तो हमारे पास लगभग जो है जितने भी ये टैबलेट्स मिले हैं, इन टैबलेट्स में लगभग क्या मिले हैं, 500 लिस्ट ऑफ ओशन फिश ब्रेड लोव्स एक्सेट्रा। मतलब यहां पर साइन है, नंबर्स हैं, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, 5000 जो अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस देते हैं, डिपिक्शंस देते हैं। ठीक है, इनका अपना कुछ मतलब है। जैसे आप इमेज पे देख पा रहे हो, बगल में एक इमेज है, इस इमेज में आपको ये इमेज शो कर रही है, बुक में ही आपकी दी हुई है। तो यहां पर 3 सिंबल्स बने हुए हैं, 3 इमेजेस बनी हुई हैं। अब इस इमेज का मतलब है ऑक्स, बैल। फिर यहां पर आप दूसरा टैबलेट देखोगे, इस टैबलेट में कुछ और बना हुआ है। फिर आप देखोगे अगला टैबलेट है, इस टैबलेट में इन्होंने मछली जैसा कुछ बनाया है। मतलब चूंकि लिखा हुआ है तो उसको बहुत आसानी से हम रिलेट कर सकते हैं, शायद नहीं लिखा होता तो दिमाग लगाना पड़ता है यहां पे बहुत ज्यादा। जैसे इस टैबलेट में एग्जैक्टली क्या लिखा है, क्योंकि एग्जैक्टली वहां पे लिखा भी नहीं है तो अब उसको पूछना पड़ेगा कि यार ये है क्या चीज, मतलब हमारे लिए नॉर्मल लेमैन के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि ये चीज ये डिपिक्ट कर रही है तो बहुत आसान था इसको बताना। तो यहाँ पे ग्रेन और फिश आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ गेहूं की बालियां या कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अनाज डिपिक्ट किया जा रहा है। हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह पर अनाज स्टोर किया गया होगा या पर्टिकुलर व्हीट या कोई भी पर्टिकुलर ग्रेन स्टोर किया गया होगा, तो इस टैबलेट में उसका रिकॉर्ड रखा गया होगा कि इस जगह पर ये पर्टिकुलर व्हीट या पर्टिकुलर ग्रेन स्टोर है। वहां पर फिशेस भी रखी गई होंगी सफिशिएंट या कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट में, तो इस टैबलेट में फिश को ड्रॉ कर दिया गया है। तो अलग अलग तरीके के ग्रेन्स बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे बोट्स, ये टैबलेट डिपिक्ट कर रहा है नंबर ऑफ बोट्स, कि यहाँ पे इतने अमाउंट में, इतने नंबर्स में बोट्स जो है वो रखी हुई हैं। सो टैबलेट्स मिले हैं, क्ले टैबलेट्स मिले हैं, और ये क्ले टैबलेट्स बहुत सारे साइन और पिक्चर्स कंटेन करते हैं। इन पिक्चर्स और साइन के अपने मायने हैं, मतलब हैं। अगर आप इनको समझ गए तो फिर आप एक्चुअली वो क्या कह रहा है ये भी समझ जाओगे, क्या पर्पस है उस टैबलेट का ये भी समझ जाओगे। ठीक है, सो इन टैबलेट्स में क्या होता था, इन टैबलेट्स में अलग अलग शहरों में, जैसे उरुक की बात करें हम, अरक की बात करें हम, मारी की बात करें हम, उर की बात करें हम, तो इन शहरों में जो गुड्स का मूवमेंट होता था, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, गुड्स को स्टोर किया जाता था, या फिर कुछ और ऐसे एग्रीमेंट्स होते थे दो पार्टीज के बीच में जिनमें
किसी भी तरीके के गुड्स का लेन देन हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बात हो रही है जिसमें एक ट्रस्ट वो स्टैब्लिश करना चाहते, तो टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता। तो यहां पर अरक नाम के शहर में मंदिर, टेम्पल्स, अभी टेम्पल्स के बारे में जिक्र करेंगे। टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मेसोपोटामिया का। तो टेम्पल्स में हमें हजारों की तादाद में ये टैबलेट्स जो है ये मिले हैं, ये टैबलेट्स मिले हैं। और ये टैबलेट्स आपको बताते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अभी तो और एक्सप्लोर करते हैं इसको, ठीक है। सो राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स। ऑब्वियस सी बात है कि कोई ऐसी चीज रही होगी जिसने पुश किया होगा मेसोपोटामियन लोगों को कि हमें मेंटेन करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए चीजों को, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है ये तब हुई जब मूवमेंट्स हो रहा था, जब एग्रीकल्चर से अर्बनाइज सिटीज डेवलप हो रही थी, या हम कहें कि एग्रीकल्चर से वो दूसरे ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की तरफ मूव कर रहे थे। यानी रूरल से अर्बन की तरफ जब ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो जब रूरल से अर्बन की तरफ ट्रांजिशन हो रहा होगा तो बड़े पैमाने पर क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता था, मूवमेंट्स होता था, चीजों को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती थी। ये पिछले लेक्चर्स में आपने बहुत आसानी से समझ लिया है। तो अब जब इतने अमाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो इनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए, इनके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो एज अ मेमोरी सर्व करे कि हाँ ये चीज हुई है ना। दैट वाज वेरी 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 यूनिक थिंग कि इन्होंने ये चीज सोची कि भाई हम जो कर रहे हैं उसको हम थोड़ा परमानेंटली रिकॉर्ड के फॉर्म में, एविडेंस के फॉर्म में रख लें, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में एक्चुअली लिखने पढ़ने की या राइटिंग की शुरुआत तब हुई जब ये जरूरत महसूस हुई कि ये जो बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, इनको यार रिकॉर्ड के तौर पर प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो गुड्स हैं, इनके लिए जो ट्रांजैक्शन, इनके लिए जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ी, और मेसोपोटामिया के लोगों ने लिखने पढ़ने की तरकीब बना ली। अब दिमाग में कैसे आया कि यार कैसे लिखे पढ़े, अब कागज का इस्तेमाल तो अभी शुरू नहीं हुआ है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमको परमानेंटली एक एविडेंस के तौर पर ये पुख्ता कर दे कि भाई हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, मिट्टी पे लिखते हैं। ये देख रहे हैं आप इमेज, दैट इज अ क्ले टैबलेट। So Mesopotamians wrote on tablets of clay. मिट्टी पर इन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन मिट्टी कैसी, आराम से समझिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख देंगे, बाकायदा उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको एक शेप देंगे जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब जब तक आप चाहेंगे कि उसको एकदम से तोड़े ना जानबूझ के, तब तक वो चीज प्रॉपरली, और वो एक ऐसी जगह पे भी रखी रहेगी जहां पर ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान चाहे तो रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे जाके या डैमेज कर दे, नहीं, बड़ी क्रेडिबल जगह पर रखा रहेगा वो रिकॉर्ड कि वो प्रोटेक्टेड भी रहेगा, सेफ भी रहेगा। दैट वाज द अनदर यूनिक थिंग ऑफ मेसोपोटामियन पीपल। चलिए, सो मेसोपोटामिया के लोग किस पे लिखते थे? क्ले के टैबलेट पे लिखते थे। मतलब टैबलेट सिंपली मीन्स की एक पर्टिकुलर स्क्वायर शेप या टैप के फॉर्म में एक चीज हो गई, मिट्टी की बनी है वो, और उसमें इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को, जो भी उस समय एक्टिविटी हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको दर्ज कर दिया कि भाई ये दर्ज हो गई, ये चीज सेव हो गई एक तरीके से। आप दो पार्टीज के बीच में ऐसा हुआ है, दो पीपल्स के बीच में ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखो कैसे लिखते थे। तो गीली मिट्टी का एक टैबलेट बनाया जाता था, वेट क्ले का एक टैबलेट बनाया जाता था, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि हर कोई करेगा। तो मान लो जैसे पर्सन ए है, पर्सन ए फिशेस दे रहा है, किसको? पर्सन बी को। अब पर्सन बी बल्क में फिशेस को परचेस कर रहा है, या पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट हो रहे हैं कि यार आप एक पर्टिकुलर टाइम तक हमें फिशेस ट्रांसफर करते रहोगे, देते रहोगे, या ग्रेन्स भी देते रहोगे। तो अब इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि हम फिश और ग्रेन
एक दूसरे से लेंगे देंगे, ठीक है। तो ये लोग जाएंगे एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति का नाम है स्क्राइब। तो देयर वर ट्रेन्ड पीपल टू मेंटेन द रिकॉर्ड और टू राइट ऑन द टेबलेट। कोई भी आम आदमी ऐसे नहीं है कि वो जाएगा और वो टेबलेट पे लिख देगा और उसके बाद वो आ जाएगा और कह देगा कि ये देखो हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पर है, नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर समझिएगा बहुत अच्छे से कि देयर वर डेडिकेटेड पीपल, कुछ ऐसे लोग थे जिनका पर्टिकुलर प्रोफेशन ही यही था कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करेंगे लोगों की, ठीक है। तो स्क्राइब का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लिखने पढ़ने का काम करता है, जो लिखता है वो स्क्राइब कहलाता है, ठीक है। सो स्क्राइब वुड वेट क्ले, ठीक है। वो क्या करेगा, मिट्टी को गीला करेगा सबसे पहले, मिट्टी को गीला करने के बाद, वेट करने के बाद उसको पैट करेगा पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर पे, पर्टिकुलर एक सांचे पे, पर्टिकुलर एक फ्रेम में वो उस मिट्टी को पैट करेगा, ठीक है। और इसके बाद एक पर्टिकुलर साइज का टैबलेट तैयार करेगा, ठीक है, जिसको कि बहुत आसानी से यू कैन होल्ड इन वन हैंड, एक हाथ में आप आसानी से बहुत अच्छे से उसको होल्ड कर सकें, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, आप उस सरफेस पे प्रॉपर बढ़िया से उसको ऐसा सरफेस उसकी स्मूथ बनाएगा कि उसके ऊपर जो साइन है, जो भी पिक्चर्स हैं, उनको बहुत आसानी से उकेरा जा सके, बनाया जा सके, ड्रॉ किया जा सके, ओके। सो ही वुड केयरफुली स्मूथ इन इट्स सरफेस। देखो आप इमेज में, इमेज आपको शो कर रहा है कि हाउ स्मूथ द सरफेस इज, इस टैबलेट की जो सरफेस है वो कितनी स्मूथ है, ठीक है। अब वहां पर क्या करेगा, रीड, लकड़ी एक तरीके की पेड़ है, आपको पता है, उससे रीड से लेखनी जैसी चीज बनती थी, ठीक है। अब उससे क्या करते थे ये लोग, उस रीड के ही एंड से वहां पर कुछ निशान बनाते थे। ये देख रहे हैं आप, अलग अलग तरीके के निशान बने हुए हैं, इनके अपने कुछ मायने हैं। मेसोपोटामिया के लोगों में जो लैंग्वेज यूज होती थी, अभी मैं क्लियर कर दूंगा किस तरीके की लैंग्वेज यूज होती थी। इस पूरे लेक्चर में आपको पूरा राइटिंग के बारे में A to Z समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो अभी डिस्क्लोज नहीं करता हूं एग्जैक्टली, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, और हमारी लैंग्वेज में अल्फाबेटिकली चीजें हैं, पहले आप A सीखते हैं, B सीखते हैं, है ना, P सीखते हैं, P L सीखते हैं और E सीखते हैं, और उसके बाद फिर APPL और E को जोड़ के एक वर्ड बना देते हैं एप्पल, ठीक है, और फिर उसको लैंग्वेज में यूज करते हैं। ऐसा मेसोपोटामिया में नहीं था। मेसोपोटामिया में क्या था, डायरेक्ट वर्ड बनते थे, ठीक है ना। तो उनका अपना मायना होता था, मीनिंग होता था, और इस तरीके से लैंग्वेज उनकी चलती थी आगे। ऑलराइट, नाउ ही वुड प्रेस वेज शेप यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म इट शुड से, क्यूनिफॉर्म साइंस ऑन इनटू द स्मूथ मॉइस्ट सरफेस। वेज शेप क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ये जो पैने तरीके के अक्षर या साइन सिंबल्स आप देख रहे हैं, इनको थोड़ा सा उसको धंसा के, वेज करके, ठीक है, बनाया जाता था इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये हो गया एक पर्टिकुलर टैबलेट। अब इस टैबलेट पे लिखना है तो आप इस तरीके से करके, इस तरीके से करके ऐसे कुछ सिंबल्स बनाएंगे, और उन सिंबल्स के अपने मीनिंग्स हैं, ठीक है। कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, उन पिक्चर्स के अपने कुछ मीनिंग्स हैं, और वो मीनिंग्स वही होंगे जो जिस तरीके का ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में हो रहा होगा, या पर्टिकुलर रीजन में, लोकेलिटी में हो रहा होगा। होपफुली इट इज क्लियर। सो दिस इज हाउ द रिकॉर्ड वाज मेंटेन। नाउ रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया कि इस पर्टिकुलर टेबलेट में ये बात लिख दी गई है। अब उस टेबलेट को सुखा लिया गया, बढ़िया से सूख जाएगा वो, ठीक है। सो व्हेन अ रिकॉर्ड हैड सीज्ड टू बी रिलेवेंट, अब वो सूख गया, सूखने के बाद उसको रख दिया। मान लीजिए ये करार हुआ था 1 साल के लिए, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1 साल तक हम क्या करेंगे, हम दो लोग आपस में इन तरह के गुड्स का एक्सचेंज करेंगे। 1 साल पूरा हो गया, अब वो टैबलेट रिलेवेंट नहीं रहा, सो वो रिकॉर्ड रिलेवेंट नहीं रहा, टैबलेट रिलेवेंट नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, टैबलेट वॉज थ्रोन अवे, फेंक दिया। बाद में हमको मिल गया जब हमने खुदाई करी वहां की, है ना, हमने का मतलब है आर्कियोलॉजिस्ट ने। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पे बढ़िया से एक्सकेवेशंस करा तो उनको टैबलेट मिल गया, और जब टैबलेट उनको मिल गया तो खुशी के मारे उछल पड़े। क्या, क्यों? क्योंकि उनको इतिहास के इतने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क स्किल का पता चला, मतलब एक ऐसे इवेंट का पता चला जो कि उस जमाने में आज का इंसान शायद इमेजिन नहीं करता था,
कि यार राइटिंग के फॉर्म में भी कोई चीज होगी या ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ईच ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड सेपरेट रिटर्न टेबलेट्स। अब देखो, चूंकि ये गीली मिट्टी पे लिखा जाता था और उसके बाद उसको सुखाया जाता था और फिर उसको सेफली रख दिया जाता था, तो एक ही टेबलेट पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लें। हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आपको अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे अमाउंट में टेबलेट्स बने हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थाउजेंड्स ऑफ टेबलेट्स जो है वो आपको मेसोपोटामिया में मिलेंगे, जो कि अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स या अलग अलग तरीके के अपने इवेंट्स को नोट किए हुए हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन के लिए, या मैं कहूं हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए एक पर्टिकुलर रिटर्न टेबलेट होता था। बिकॉज ऑफ दिस टेबलेट वी नो टू मच, ठीक है, सो मच आई शुड से अबाउट द मेसोपोटामियंस। ठीक है ना, मच मोर अबाउट मेसोपोटामिया देन वी डू अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडिया। किसी दिन आई थिंक मैंने ये डिस्कशन किया था, मेरे ख्याल से ओवरव्यू में मैंने आपसे बात करी थी कि कुछ ऐसी चीजें थी और शायद ये लैंग्वेज थी जिसने मेसोपोटामिया के बारे में आपको बताया इतना ज्यादा, जो कि हड़प्पा के लोग नहीं बता पाए। तो ये रिटन रिकॉर्ड्स हैं। और दूसरी बहुत अच्छी चीज, मतलब कह दूं कि मैं सौभाग्य वाली बात है, प्रोविडेंस वाली बात है, कि एक तो उन्होंने लिख दिया, मेंटेन कर दिया सारा रिकॉर्ड, और मेंटेन करने के साथ साथ क्या हुआ कि जब उसका एक्सकवेट किया गया तो वो लैंग्वेज जो मेसोपोटामियंस यूज करते थे, उसी तरीके की कुछ लैंग्वेज या उसी तरीके के सिंबल्स या उसी तरीके की लैंग्वेज का एक फॉर्म एग्जिस्ट करता था उन एरियाज में, उन रीजन्स में। इसलिए बहुत आसान हो गया रिकॉर्ड्स को डिसाइफर करना, डिकोड करना। और हड़प्पा के साथ ही नहीं, एक तो हड़प्पा के लोगों ने इस तरीके के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए, इसका मतलब ही नहीं था कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वहां पे भी आपको सील मिलेंगे। आप क्लास 12th में, बहुत जल्द क्लास 12th में शुरू करूंगा, तो जब क्लास 12th में आप देखोगे, पढ़ोगे पहले ही चैप्टर में ब्रिक, बीट्स और बोन्स में, तो वहां पे देखोगे कि बहुत सारे आपको सील मिल रहे हैं। वहां पे भी आपको ऐसे पिक्चर्स के फॉर्म में चीजें मिल रही हैं। वहां पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, लैंग्वेज है, मतलब वो चित्रों के फॉर्म में ही बातें करते थे। अब बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनका कोई आज रिलेवेंस ही नहीं है। शायद उस तरह की लैंग्वेज है ही नहीं, शायद क्या उस तरह की लैंग्वेज नहीं है, प्रचलन में नहीं है, प्रिवेलेंट नहीं है। तो जब प्रिवेलेंट नहीं है तो हमें कैसे पता चले कि यार हड़प्पा के जो लोग थे वो किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में हमको इसलिए नहीं पता चल पा रहा क्योंकि हम उस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और मेसोपोटामिया में हम इसीलिए बहुत सारा जानते हैं क्योंकि हमने मेसोपोटामिया को डिकोड कर लिया है। ठीक है ना, चलिए आपको मैं इमेज भी इसीलिए दिखाते चल रहा हूं। अब देखो यहां पर ये कुछ लिखा हुआ है, ये आप भी कह दोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिखा हुआ है तो हमें भी दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के बताओ तब हम जाने। देखो भाई, ये लैंग्वेज मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं इसको एग्जैक्टली डिकोड करके नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो लेटर्स हैं, ये देख रहे हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज, इसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो 2600 के आसपास इस रीजन में सुमेर के लोग, या सुमेर जो शहर था वहां के लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे और इस भाषा को सुमेरियन लैंग्वेज कहा जाता था। ठीक है, लैंग्वेज वॉज क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म मीन्स इस तरीके से लिखी जाती थी, जैसे आज की डेट में आप ये बना रहे हो ना भाई साहब, ये ए, ठीक है, और इनका अपना एक सिस्टम है। अब आप कह दो भाई, मान लो आज से कुछ 1000 साल बाद ना रह जाए रिलेवेंट ये लैंग्वेज, अब आप ए लिख दो कहीं पर रिकॉर्ड के फॉर्म में छोड़ दो, बाद में उस समय के लोग आए, वो कहते ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये दो ऐसे ये लाइंस हैं, बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो वर्टिकल ऐसे लाइन है, इसका मतलब क्या होता है, ये है क्या चीज। हो सकता है उस समय तक कोई दूसरी लैंग्वेज डेवलप हो जाए। तो ऐसे ही मेसोपोटामिया के लोग, हड़प्पा के जो लोग थे, वो अपनी एक पर्टिकुलर टाइप की राइटिंग पैटर्न जो है स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। उसको मेसोपोटामिया के जो लोग यूज करते थे उसको क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज कहा जाता था या क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता था, ऐसे कह दो। ठीक है, और लैंग्वेज सुमेरियन, चूंकि सुमेर लोकेशन है वहां पे जो बोल रहे हैं, ठीक है,
तो सुमेरियन लैंग्वेज हो गई। बड़ा सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं तो हिंदी बोलते हैं, वो ऐसा कह देंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल। इंग्लैंड के लोग इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से जो है वो रिलेट हो रहा है। चलो, सुमेरियन इज द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया बिकॉज सुमेर इज द अर्लीस्ट नोन सिटी। वेरी सिंपल, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी, मतलब मेसोपोटामिया को जब से ढूंढा गया तब से आप कहोगे तो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहला सेटलमेंट है, जैसे भारत में जब खुदाई हुई नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में तो ये पता चला कि हड़प्पा की जगह पर कुछ लोग रहते थे। अब उस जमाने में वो लोग अपने आप को क्या कहते थे भगवान जाने, लेकिन हमको वो हड़प्पा की जगह पे मिले तो हमने उनको कह दिया हड़प्पन पीपल। वैसे ही इस जगह पे मेसोपोटामिया की जगह पर जो सबसे पुराने लोग मिलते थे वो लोग सुमेरियन लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस सिटी पे रहते थे, जिस जगह पे रहते थे, उस जगह का नाम था सुमेर। तो अर्लीस्ट नोन सेटलमेंट क्या है? सुमेर। क्लियर है? अच्छा, राइटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए तो था ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने समझ लिया, अभी सीख लिया कि राइटिंग वाज यूज फॉर रिकॉर्ड मेंटेनिंग, ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी ऐसे चीजें हैं, ऐसे फीचर्स हैं जिनका आप कह सकते हैं कि मतलब हमें एविडेंस मिल जाता है बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। मेकिंग डिक्शनरीज, हमें ये पता चलता है कि रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए गए हैं मेसोपोटामिया में, अभी एक कहानी बता दूंगा मैं, शायद मेरे ख्याल से लास्ट में है ये, ठीक है। एक किंग की कहानी है जो एक टेम्पल में बहुत सारे लोगों को बुलाता है, रिसर्च करवाता है टैबलेट्स के ऊपर, है ना, ये लास्ट में है। तो अब आपको जब पढ़ाना है, मान लो, मतलब मैं अच्छे से बता दूं इसको डिटेल में थोड़ा सा। अब मान लीजिए आपको पढ़ाना है, पूरे मेसोपोटामिया के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, पूरे मेसोपोटामिया के लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं आती। कुछ लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, इनमें से कुछ लोग हैं जो स्क्राइब का काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो टैबलेट बनाने का काम कर रहे हैं, मतलब स्क्राइब। तो अब आपको एक डिक्शनरी मेंटेन करनी पड़ेगी कि भाई इस पर्टिकुलर इमेज का या लेटर का ये मीनिंग होता है, लेटर तो है नहीं, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स का ये मीनिंग होता है। तो उसके लिए आपको, जैसे आज आप डिक्शनरी मेंटेन करते हैं, एक पर्टिकुलर लेटर से कितने तरीके के शब्द बन जाते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो ऐसे ही मेसोपोटामियन लोगों ने भी मेंटेन कर रखा था, डिक्शनरी मेंटेन कर रखी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो मेकिंग डिक्शनरी बनाने के काम में भी इस्तेमाल होता था इन राइटिंग टैबलेट्स का। या मैं कह दूं कि इन टैबलेट्स से हमें यह भी पता चलता है कि मेसोपोटामिया में एक रिच डिक्शनरी थी जिसमें पूरा का पूरा ये एक्सप्लेनेशन था कि भाई ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लेटर्स का ये मतलब होता है, यहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है। और ये आगे के लोगों को सिखाने के लिए भी होता था। गिविंग लीगल वैलिडिटी टू गुड्स ट्रांसफर, ओके। तो दो लोगों के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है, दो लोगों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इन ट्रांजैक्शंस को लीगल वैलिडिटी दे देता था ये आपका जो टैबलेट होता था। आप एक पर्टिकुलर जगह पे रख देंगे और बाद में फिर क्या होगा, दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो टैबलेट को तुरंत रेफर करेंगे, और टैबलेट में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो दोनों के कंसेंट से लिखी थी स्क्राइब ने, ठीक है। अब यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा इन दोनों के बीच में, मान लो एक पार्टी ने डिनाई कर दिया कि नहीं हमारे बीच में बात ही नहीं हुई कभी कि मैं आपको मछली दूंगा, या मैं आपको टेक्सटाइल दूंगा, या मैं आपको कॉपर दूंगा, या मैं आपको गोल्ड दूंगा, या प्रीशियस व्हाटएवर कोई भी चीज़ दूंगा। तो अब मान लो डिनाई कर दिया उस पर्सन ने, तो फिर पहला पर्सन कहेगा भाई साहब मैंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अब आप कह रहे हो कि हमारे बीच में कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। चलो हमने उस समय एक टैबलेट बनवाया था, उस टैबलेट में लिखा हुआ है। अब वो पर्सन बेचारा प्रेशर में आ जाएगा, उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लीगल वैलिडिटी है उसकी। टैबलेट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, रिकॉर्ड मेंटेन हो गया है, तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। नैरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग, अब कोई राजे महाराजे आगे जाके मेसोपोटामिया में आप शहरों के बारे में पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट सिटीज 2-3 शहर हैं, अरक है, इनके बारे में, मारी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारी सिटीज हैं ऐसी, लेकिन सारी सिटीज के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, तो कुछ शहरों के बारे में आप पढ़ोगे, वहां पे कुछ किंग्स का भी रेफरेंस आएगा, जैसे मारी शहर में। अभी हम इसी लेक्चर में कुछ किंग्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता था, अब मान लीजिए किसी किंग ने कोई एक मैसेज दिया है पर्टिकुलर लोकेशन के किंग के लिए, या फिर मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई ऑथराइज की है कोई चीज,
कुछ गिफ्ट करा है, कुछ समय के लिए लीज पे दिया है। तो कोई भी ऐसी चीज है जो राजा के द्वारा की गई है, ऑर्डर है, डिक्री है, डीड्स हैं, तो इनको भी ये जो टेबलेट होता था वो रिकॉर्ड के फॉर्म में सेव करके रखता था। ठीक है। चेंजेस अनाउंस्ड बाय द किंग इन लॉज। अब मान लीजिए कोई राजा है, उसने नए लॉज बनाए हैं, पुराने लॉज को चेंज किया है, तो टैबलेट में वो चीज़ मेंटेन हो जाएगी और हमेशा के लिए रिकॉर्ड के फॉर्म में आ जाएगा कि पर्टिकुलर डेट से जो प्रीवियस लॉ था वो चेंज होके अब ये नया लॉ बन गया है। ओके, सो बाय 2400 BCE सुमेरियंस वर रिप्लेस्ड बाय अक्काडियन। अब लोकेशन चेंज होगी। जिस जगह पर मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट में पहले हमने देखा था, तो मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट में पहले क्या था कि सुमेर नाम की जो लोकेशन थी ये सबसे ज़्यादा फ्लॉरिश हुई, लेकिन बाद में इस सुमेरियन लोकेशन को कुछ दूसरे लोगों ने आकर ऑक्यूपाई कर लिया और वो लोग कहलाए अकर्ड्स। और ये जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे उन्हीं के नाम पर इनको जाना गया, इसीलिए अकर्डियन कहा जाता है इनको। ठीक है, अकैडियंस या अकर्ड। ऑलराइट, और इस पर्टिकुलर लोकेशन को अकर्ड के नाम से जाना जाने लगा। ध्यान रखिएगा। तो लैंग्वेज में फिर चेंजेस आ जाएंगे। अभी सुमेरियन लैंग्वेज कहला रही है, फिर ये अकैडियन लैंग्वेज हो जाएगी। बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज रहेंगी, कुछ कुछ एड ऑन भी होता चला जाएगा। वो फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो अभी और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। पीछे इमेज में क्या हो रहा था कि उतना क्लैरिटी नहीं हो रही थी, तो मेरे ख्याल से इस इमेज से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। क्यूनिफॉर्म राइटिंग का मतलब ये क्यूनिफॉर्म राइटिंग है। ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर सिंबल्स जो है वो बने हुए हैं और उनका अपना एक मतलब होता है। वेज शेप यानी धंसे हुए अक्षर होते हैं और ये पेने से अक्षर बनाए जाते हैं, इन्हीं को क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, और ये ग्रुप में होते हैं, जैसे ये ए, तो अब इसका अपना एक मतलब है। ठीक है, ये डी, तो ये डी लिखा हुआ है, दा मीन्स अपने पर्टिकुलर जो आज हम जैसे अल्फाबेट में सिलेबल्स यूज करते हैं, ऐसे ही वो लोग, लेकिन उसमें वो क्या करते थे, ऐसे कुछ सिंबल्स बनाते थे। और अब आपको एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे तो आगे जाके अगर आपको मेसोपोटामिया का टैबलेट मिल गया है ना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, समय हो अगर आपके पास तो, और फिर मेसोपोटामिया चले जाओ। मेसोपोटामिया टैबलेट कोई मिलेगा तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि मेसोपोटामिया को टैबलेट क्या कह रहा है। बाकी ये जरूरी नहीं है, आपको परीक्षा में यूनिफॉर्म जैसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको हिंदी इंग्लिश ही लिखनी है ना। कुल मिला के समझ लीजिए इसको। चलिए, सो दिस साउंड दैट अ क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट और वॉल बट अ सिलेबल्स। हाँ, हमने भी वही जो बात आपको समझा दी कि इससे हमको पता चल रहा है, ये चित्र देखने से बहुत अच्छे से हमको ये समझ में आ रहा है कि मेसोपोटामिया में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी उनमें एक एक ऐसे अल्फाबेट्स नहीं इस्तेमाल होते थे, बल्कि कुछ सिंबल्स, ग्रुप ऑफ सिंबल्स इस्तेमाल होते थे जिनका मतलब एक शब्द के तौर पर निकाला जाता था। ठीक है, चलिए, thus the signs that a Mesopotamian scribe had to learn ran in hundreds। ऑब्वियसली कि मेसोपोटामिया में जो स्क्राइब है बेचारे, इनकी गनीमत हो जाती थी, है ना। इनको बेचारों को परेशानी हो जाती थी कि यार ABCD तो पढ़ना फिर भी आसान है, एक सिंबल है ना, 3 बार हॉरिजॉन्टल लिखोगे, 2 बार वर्टिकल लिखोगे तो शायद ये होगा, फिर 3 बार वर्टिकल लिखोगे, 2 बार हॉरिजॉन्टल लिखोगे तब जाके बी होगा। ठीक है, फिर 4 बार वर्टिकल और 1 बार ऑब्लिक और 3 बार हॉरिजॉन्टल लिखोगे तो शायद डी होगा। दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग, है ना। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट उस समय स्क्राइब इसको बहुत अच्छे से लिखते थे और यही रीजन है कि स्क्राइब जो होते थे वही पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड होते थे, यानी उन्हीं को इंटरेस्ट किया जाता था इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। दूसरा कोई नहीं कर सकता था, नॉर्मल आदमी हर कोई, इसीलिए मेसोपोटामिया में नहीं लिखना पढ़ना जानता है। ध्यान रखिएगा, लिटरेसी का मतलब मैं कह रहा हूं कि मेसोपोटामिया में लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हर कोई ग्रेजुएट है, सर्टिफिकेट लिए घूम रहा है। नो, मेसोपोटामिया में कुछ लोग हैं पर्टिकुलर जो कि सिर्फ लिखना पढ़ना जान रहे हैं। चलिए, सो राइटिंग वाज अ स्किल्ड क्राफ्ट। ठीक है, स्किल तो हो गई, लेकिन स्किल से कहीं ज्यादा ये एक क्या है, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है। इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लर्निंग्स जो हो रही हैं, इतने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। और सबसे खास बात यह भी है कि यार जब दूसरे रीजन के लोग इंटरैक्ट होते थे ऐसे लोगों से जो लोग लिखना पढ़ना जान रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक अलग ही इमेज बनती थी कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये लिख रहे हैं, ये कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस राइटिंग। तो ये एक अलग इंप्रेशन देता था। तो
लिखना पढ़ना तो एक अच्छी स्किल तो थी, लिखने के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट था जो मेसोपोटामियन लोगों को डिफरेंट करता था उनके कंटेम्पररी सिविलाइजेशन से, या मैं कहूं कि उनके आसपास जो छोटे और सेटलमेंट्स थे उनसे। होपफुली इट इज क्लियर। तो इसको, इस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट का एक एग्जांपल दे देता हूं। बड़ी सुंदर सी कहानी है, बुक में जाओगे तो एक बॉक्स बना हुआ है। अब इस बॉक्स में क्या है, इसलिए कहानी बतानी जरूरी थी कि ये इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करती है, तो मुझे लगा आपको इस कहानी को थोड़ा सा सुना देना चाहिए। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, छोटी सी कहानी है, देखो है ना। ये भाई साहब आपको दिख रहा है, ये भाई साहब जो हैं ये एक महाराज हैं, इनका नाम है एनमेरकर। अब नाम कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वहां नाम कॉम्प्लिकेटेड होना बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। तो एनमेरकर जो साहब हैं, महाराज हैं, ठीक है, इनके बारे में वो कहानी है। अब क्या है इसमें, ये एक्सप्रेस होगा इस कहानी में, ये स्टैब्लिश होगा इस कहानी में कि जो टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स कैसे इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट का एक सिंबल है, कैसे शहरी जीवन के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करते थे, कैसे ट्रेड कॉमर्स इसको फैसिलिटेट करते थे, और कैसे राजा उस समय इन चीजों को टैबलेट्स के थ्रू कंट्रोल करता था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि किंगशिप उस समय जो होती थी वो बहुत सारी एक्टिविटीज को क्या करती थी, रेगुलेट करती थी, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत सारी चीजें एस्टैब्लिश हो रही हैं यहां पे। चलो, तो एक महाराज हैं, ये महाराज जो है ये उस समय एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है मेसोपोटामिया में, अर्क शहर में राज करते थे। एक दिन इनको क्या हुआ, जो भी सपना उपना आया हो, जो भी हुआ हो, ये कुछ रेफरेंस तो अब एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इनके मन में आया कि यार मेरा जो शहर है इसमें जो मंदिर है इसको मैं क्या करूं, रिनोवेट करूं, बढ़िया और सुंदर मंदिर बनाऊं, इसको बड़ा सा मंदिर, एकदम भव्य मंदिर बने, ग्रैंड टेम्पल बने। तो अच्छा, उस समय मंदिर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान, अभी हम आएंगे इसके बारे में, मंदिरों के बारे में बात करेंगे। मेसोपोटामिया में आप ये मान के चलो कि अदालत या राजा का घर इंपॉर्टेंट नहीं है, मंदिर ही सब कुछ है। इनफैक्ट मंदिर ही राजा का घर है, मंदिर ही अदालत है, मंदिर ही मस्जिद, मंदिर, काबा, सब एक, मतलब एवरीथिंग इज हाईली रिवर्ड। टेम्पल्स जो होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, इनफैक्ट इकोनॉमी का सेंटर होते थे टेम्पल। अभी मैं सारा कुछ लेक्चर में क्लियर करूंगा, ऑलराइट। तो अब हुआ क्या कि एनमेरकर को मंदिर बनाना था, टेम्पल बनाना था। ये टेम्पल है एक, इसका एक आपको इमेज के फॉर्म में दिखाया गया था। इनको जिगुरत बोलते थे मेसोपोटामियन टेम्पल्स को। तो जिगुरत बनाना था, मंदिर बनाना था, ठीक है। अब मंदिर बनाना था तो उस मंदिर के लिए इनको क्या चाहिए था, लापिस लाजुली वगैरह चाहिए था। लापिस लाजुली क्या होता है, एक तरीके का ब्लू स्टोन होता है, ध्यान रखिएगा। ये सुंदर सा पत्थर दिख रहा है आपको, ये डेकोरेट करने के काम में आता था, ब्लू स्टोन है, प्रीशियस स्टोन है ये, ठीक है, आज भी आपको मिल जाएगा। तो लैपिस लाजुली चाहिए था एनमेरकर को। अब लैपिस लाजुली जो है उसको पास के पड़ोस का मतलब है थोड़ी दूरी पर, कुछ काफी डिस्टेंस में एक शहर था, अराटा नाम का शहर था। अब अराटा के राजा को एनमेरकर साहब से चाहिए था, मतलब एनमेरकर को अराटा के साहब से चाहिए था प्रीशियस स्टोन, लैपिस लाजुली। तो इन्होंने अपने मैसेंजर को तैयार करा और उसको बैठाया बकायदा सुबह, नहला धुला के, और कहा कि सुनो मेरी बात ध्यान से, तुमको जाना है अराटा के महाराज को मेरा ये मैसेज देना है, और 10 लाइन का मैसेज सुना दिया। अब बेचारा वो मैसेंजर जो है वो निकला, मैसेंजर जो है वो जब निकला तो बहुत सारे पहाड़ों को क्रॉस करता हुआ निकल रहा है। इवन कहानी में है कि भाई जब वो पहाड़ों पे चढ़ता है तो देखता है नीचे इतने छोटे छोटे लोग दिखते हैं उसको, चूहे की तरह छोटे छोटे लोग दिखते हैं, मतलब इतना हाई एल्टीट्यूड्स पे जाता है और ऐसी ऐसी लोकेशन से मूव करता हुआ वो अराटा शहर पहुंचता है। अब इतना चलने के बाद वो मैसेज भूल जाता है, मतलब द वे इट शुड हैव बीन डिलीवर्ड ऐसा नहीं होता है वहां पे, ठीक है, इट वाज नॉट डिलीवर्ड इन दैट वे। अब वो कुछ शब्दों को खा गया, कुछ बातों को भूल गया। अब वो बोला सर ऐसा ऐसा कुछ महाराज ने कहा है, और अराटा के साहब ने कहा यार तुम क्लियर नहीं लग रहे हो, कंफ्यूज टाइप के लग रहे हो, तो मैसेज क्लियर बताओ तो फिर हम उस हिसाब से बात करें। फिर आया,
फिर एनमेरकर को बोला कि मैंने मैसेज तो दिया लेकिन कुछ कुछ चीज़ें भूल गई थी, तो फिर से उसने बताया, फिर से वो गया, फिर वो आने जाने के चक्कर में इतना एग्जॉस्ट हो गया, थक गया कि फिर से वो बेचारा उसका मुंह सूखने लगा, अब पूरा मैसेज डिलीवर ही ना कर पाए अच्छे से। फिर आया, एनमेरकर ने कहा रुको तुमसे ना हो पाएगा, तुम एक काम करो ये टैबलेट लो। उसने बकायदा टैबलेट दिया एनमेरकर साहब ने, ठीक है, और उसने उस टैबलेट में ऐसा सब कुछ लिख दिया कि ये, और साइन कर दिया एनमेरकर। अब ये टैबलेट देने के बाद उसने कहा कि जाओ और ये टैबलेट दे देना अराटा के राजा को। भाई साहब टैबलेट लेके मैसेंजर जो थे वो गए, तो अराटा के राजा ने देखा, तो चीजें तो देगा ही, वो चीजें देखने के साथ साथ एनमेरकर का जो रुतबा था वो बढ़ गया, इमेज ही चेंज हो गई एकदम तुरंत, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से, मतलब उसको उसके लिए स्ट्रेंज चीज थी कि यार टैबलेट लेके आए हैं, लिखा हुआ है इसमें कि क्या चीजें देनी क्या नहीं चीजें देनी। सो दैट वाज द थिंग कि हाउ इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन से ग्रेट क्वालिफिकेशन इट वाज कंसीडर्ड, कि किस तरीके से लिखना पढ़ना अगर कोई जान रहा है तो ये कंसीडर किया जाता था कि इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है भाई, ये पर्टिकुलर राजा लिखना पढ़ना जानता है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा इस स्टोरी से कि हाउ दिस टैबलेट और द राइटिंग वाज एन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट फॉर द मेसोपोटामियन पीपल। ठीक है, तो ये हमको दो चीजें बताती है, दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। अब मैं यहां पे फिर से समराइज कर देता हूं, ये जो पोएम आपने पढ़ी अभी एनमेरकर के ऊपर, ठीक है, तो आपको दो तीन चीजें देती। सबसे पहले कि भाई दूर तक मैसेज भेजने के लिए राइटिंग जो है इट वाज कंसीडर्ड एज कि भाई सबसे सुपीरियर तरीका है, ठीक है, सुपीरियर, साइन ऑफ सुपीरियरिटी। मेसोपोटामिया में अर्बन कल्चर है और वहां के लोग शहरी जीवन या एक एडवांस लाइफ जी रहे हैं, इसका एक सिंबल था अराटा के राजा के लिए वो रिटर्न टैबलेट। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी मैं बता चुका हूं, फिर से यहां पे हम आपको बता देते हैं ताकि ध्यान रहे, क्या कि किंगशिप मतलब जो राजा होते थे, जो रूलर्स होते थे, जो किंग्स होते थे, ये ऑर्गेनाइज करते थे इंपॉर्टेंट ट्रेड और राइटिंग एक्टिविटीज, मतलब लेखन वेखन का जो काम होता था इसमें भी कंट्रोल राजाओं का होता था। ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज पे भी किनका कंट्रोल होता था, राजाओं को कंट्रोल होता था। ये तो हमारे पास वैसे भी क्लियर ही हो गया, क्योंकि बिना राजा के इतनी बड़ी एक्टिविटी, अब पुराने पिछले लेक्चर याद आ रहे होंगे ना कि वहां पे लिखा था कि देयर विल बी सम पीपल हु विल कमांड, कुछ लोग होंगे जो ओबे कर रहे होंगे। तो कमांड कौन कर रहे हैं? कमांड ये लोग कर रहे हैं, रूरल्स, ठीक है, रूलर्स, रूरल एरिया में नहीं, अर्बन एरिया में। ठीक है, चलिए नाउ विल सी सम अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्ले टेबलेट। अब हम क्ले टेबलेट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम 5000 बिफोर कॉमन एरा सेटलमेंट्स हैड बिगिन टू डेवलप इन सदर्न मेसोपोटामिया। ठीक है, 5000 ईसा पूर्व के आसपास सेटलमेंट्स जो है वो मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट में, यानी जहां सुमेर की बात कर रहे हैं हम, अरक की बात कर रहे हैं, मारी की बात कर रहे हैं हम, ये जो शहर थे ये मेसोपोटामिया के सदर्न पोर्शन में डेवलप हो रहे थे। ठीक है, और यहीं से, इन्हीं सेटलमेंट से कुछ पुराने शहर जिनकी हम बात करें, ये सब कुछ हमने जान लिया है। ठीक है, अब खास बात क्या है, ये दो चीजें तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। खास बात यह कि ये जो शहर सदर्न मेसोपोटामिया में डेवलप हो रहे हैं, इनमें तीन तरीके के शहर थे। ये सबसे खास बात है इस पूरे आपके स्लाइड में, तीन तरीके के शहर हैं, जिनमें से दो तरीके के शहर जो हैं आपको पढ़ना है, यानी इन दो तरीकों के शहरों के बारे में हम आपकी बुक में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो देयर वर ऑफ वेरियस काइंड्स, बहुत सारे तरीके के शहर थे। तरीके का मतलब होता है ओनरशिप, तरीके का मतलब होता है कि ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज कैसे हो रही हैं। ठीक है, कौन उनको रेगुलेट कर रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा रिलायबिलिटी है या ट्रेड कॉमर्स के ऊपर रिलायबिलिटी है ज्यादा, या दोनों इक्वल अमाउंट में है, या वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो ये रेगुलेट कर रहे हैं, या वहां पर राजा ही है एक ऐसा पर्सन जो इन सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहा है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइप ऑफ या वेरियस टाइप्स की बात हो रही है, इससे मतलब है कि किस मोड में वो पर्टिकुलर शहर अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। ठीक है, वो गांव के ज्यादा नजदीक है, गांव जैसा ही है, गांव से थोड़ा सा अप स्किल्ड है, या बहुत ज्यादा एडवांस है,
ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो देयर वर वेरियस काइंड्स ऑफ सिटीज। पहला क्या, ग्रेजुअली डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, ऐसे शहर जो मंदिरों के आसपास डेवलप हुए हैं। तो ज्यादातर मेसोपोटामिया में आपको जो शहर देखने को मिलेंगे वो मंदिर के आसपास देखने को मिलेंगे। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि मंदिर जो होते हैं, टेम्पल्स, मैं मंदिर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वहां पे ज़िगुरत इस्तेमाल होता था। ज़िगुरत वाज द एग्जैक्ट वर्ड आपको कहना चाहिए, या यहां पर टेम्पल्स हम कह दें इजी बनाने के लिए इसको। तो मेसोपोटामिया में जो टेम्पल्स इस्तेमाल होते थे, या मैं कहूं जो टेम्पल्स होते थे, ये सारी एक्टिविटीज के सेंटर होते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ऐसी सिटीज थी जो धीरे धीरे कहां पे डेवलप हुई, टेम्पल्स के आसपास डेवलप हुई। दूसरा, दोज दैट डेवलप्ड एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड, वहां पे टेम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में है वो पर्टिकुलर शहर जो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। आगे आपको पता चलेगा कौन सा शहर है, मारी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर टेम्पल्स नहीं है, टेम्पल सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट नहीं कर रहा है, यहां पर वो लोकेशन ही ऐसी है कि लोग अवॉइड नहीं कर सकते वहां से आना जाना। तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द लोकेशन द पीपल स्टार्टेड टैक्सिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को टैक्स करना शुरू कर दिया, टैक्स कलेक्शन होने लगा, जिससे उस एरिया का इकोनॉमी ग्रो कर गया और ऐसा शहर वहां पे विकसित हो गया। तो कुछ ऐसे शहर थे जिनका मुख्य केंद्र ही व्यापार था, और आप दूसरे शब्दों में कहते हैं कि दीज सिटीज वर द सेंटर ऑफ ट्रेड्स। एंड द थर्ड वर इंपीरियल सिटीज। इंपीरियल सिटीज से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है किताब में, इसका मतलब साफ साफ है कि इंडिविजुअली ही राजा इतना पावरफुल था वहां पे कि उसने अपने रुतबे की वजह से, पावर की वजह से वॉर वेजेस करी और उस शहर को धीरे 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 करके एक्सपांड करा होगा, अटैक्स करे होंगे। तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पहले दो तरीके के शहरों के बारे में पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम अपने पूरे लेक्चर में आगे जाके जब भी शहरों के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं दो टाइप के शहरों के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चल अब हम बात करते हैं आगे, क्ले टेबलेट की बात करें। ये सारा कुछ हमें कहां से पता चल रहा है, ये सारा कुछ हमें क्ले टेबलेट से पता चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर रिकॉर्ड नहीं होते क्ले टेबलेट्स के तो शायद ये सारी चीजें आपको पता नहीं होती। चलो टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जो शहर जो टेम्पल्स के आसपास हैं इनके बारे में थोड़ी सी आइडिया ले लेते हैं। इसके बाद हम पर्टिकुलर शहर में चलेंगे और उस शहर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम अरक की बात करेंगे, मारी के बारे में बात करेंगे, तो हम उस शहर में जाके देखेंगे। मतलब कहने का कि यहां पर आपको मैं वो दिखाऊंगा कि अच्छा अरक में इस तरह से लोग रह रहे हैं, यहाँ इस तरीके के घर बने हुए हैं, यहाँ के लोग इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, मारी में इस तरीके के घर बने हुए हैं, इस तरह की टाउन प्लानिंग है। तो ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू वहां पे मिल जाएगा। बट अभी एक ओवरव्यू यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपने ये पिछली स्लाइड देखी, ठीक है, इसमें कि ऐसे शहर जो टेम्पल्स के आसपास थे और ऐसे शहर जो सेंटर ऑफ ट्रेड थे। तो टेम्पल की बात करें तो सबसे पुराने जो टेम्पल्स हैं, अर्लीस्ट नोन टेम्पल्स जो है वाज अ स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। यानी क्ले टैबलेट से हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं इसमें यह पता चलता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल्स जो मेसोपोटामिया के पुराने से पुराने टेम्पल्स हैं जो बने हुए हैं, वो कैसे हैं, किन किन चीजों से मिलके बने हुए हैं, छोटी छोटी श्राइन्स हैं, ठीक है, स्मॉल श्राइन है, एंड दोज आर मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स, यानी कि बिना पकी हुई ईंटों के बने हैं। ये खास बात है, इन फैक्ट्स को ध्यान रखना है हमें, ये फैक्ट ध्यान में रखना है दिमाग में कि कैसा था वो टेम्पल। एक छोटा सा श्राइन जैसा था जहां पे लोग वर्शिप करते थे या अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए आते थे, और ये स्ट्रक्चर जो होता था, बिल्डिंग होता था, वो कैसा बना हुआ था, अनबेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ होता था। टेम्पल्स वेर द रेसिडेंसेस ऑफ वेरियस गॉड। मेसोपोटामिया में हमें टैबलेट से डिफरेंट टाइप्स के डिवाइन एंटिटीज के बारे में जिक्र मिलता है, एविडेंसेस मिलते हैं, और ये डिवाइन एंटिटीज गॉड कहलाते थे, यानी मेसोपोटामिया के ईश्वर या मेसोपोटामिया के भगवान। और भगवान का मतलब है कि पर्टिकुलर टाइप के आप कह दो एक्टिविटी या पर्टिकुलर टाइप के इमोशन, ठीक है, या पर्टिकुलर टाइप के डोमेन को कंट्रोल करते थे। ये जो भगवान होते थे, गॉड्स होते थे मेसोपोटामिया में। ऑल राइट, सो मेसोपोटामिया में ये जो छोटे छोटे श्राइन्स हैं या जो टेम्पल्स हैं, पुराने टेम्पल्स हैं, इनमें हमें 2-3 तरीके के देवताओं का जिक्र मिलता है।
पहला ऑफ द मून गॉड, चंद्रदेव के बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है, मून गॉड के बारे में जिक्र मिलता है, चंद्रदेव, ठीक है, कौन से शहर, और नाम के शहर में। एक देवी का भी जिक्र मिलता है, गॉडेस का भी जिक्र मिलता है, ठीक है, ये गॉडेस है इनाना। सो इनाना वाज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, ठीक है, प्रेम और युद्ध, मतलब दोनों चीजें कैसे अपोजिट वाली रेगुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेट टाइप का है, बट अब देवी हैं तो लिखा हुआ है टेबलेट में तो मान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिंपल सिंपल वहां से एविडेंस मिल गया। सो इनाना वाज द गॉडेस एंड शी वाज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो जहां प्रेम है वहां कभी कभी झगड़ा भी होता है, इसलिए हो सकता है कि लव एंड वॉर को ये आसानी से मैनेज कर लेती थी देवी जी। चलिए, दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक, ठीक है, ये ईंटों से बने हुए थे। किस तरह की ईंटों से, बिना पकाई गई ईंटों से बने होते थे। ये डिफरेंस है हड़प्पा से मेसोपोटामिया का। हड़प्पा में देखोगे तो मैक्सिमम बिल्डिंग आपको, मतलब बहुत रेयरेस्ट बिल्डिंग ये हड़प्पा में मिलेंगे जो अनबेक्ड ब्रिक से बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया में देखोगे तो ज्यादातर बिल्डिंगें आपको जो दिखेंगी, यानी यहाँ पे जो लोग हैं भी थोड़ा सा आर्किटेक्चर के फॉर्म में, या मैं कह दूं कि जो पकी हुई ईंटों की टेक्नोलॉजी है इसमें उतना ज्यादा महारत हासिल नहीं थी, या शायद जो भी रीजन रहे हो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। धीरे धीरे जो टेम्पल्स थे ये बड़े होते चले गए, समय के साथ बड़े होते चले गए, जैसे जैसे वहां पे पॉपुलेशन बड़ी होती रही होगी, जैसे जैसे वहां की इकोनॉमी बढ़ती थी, वैसे वैसे टेम्पल्स को भी बड़ा किया जाता था, क्योंकि टेम्पल वर दी सेंटर होते थे डिफरेंट एक्टिविटीज के। तो ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने के लिए टेम्पल के साइज को भी बढ़ाया जाता था, ठीक है, और उनमें बहुत सारे बड़े बड़े रूम्स बनाए जाते थे, ओपन कोर्टयार्ड्स बनाए जाते थे जहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स होते थे। जैसे आप इस टेम्पल को देखो तो ये एक ज़गरत का प्रोटोटाइप है, एक इमेज है। तो यू कैन सी कि कितना ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, स्टेयर्स हैं, है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं, इस पर्टिकुलर टॉप पे भी जा सकते हो, जैसे प्रीस्ट वगैरह यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है। अब इसके अंदर और भी कुछ पैसेजेस होंगे, अंदर एक बड़ा सा कोर्टयार्ड होगा। तो इस तरीके से टेम्पल्स पहले स्मॉल श्राइन के फॉर्म में बनते थे, लेकिन ग्रेजुअली टेम्पल्स का साइज एनहांस होता चला जाता था, इंक्रीज होता चला जाता था, बढ़ता चला जाता था, ठीक है। और शुरुआत में कुछ कुछ आप देखोगे तो सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउसेस। ये रेसिडेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे और इन्हें इस तरीके से बनाया जाता था जो नॉर्मल घरों की तरह नहीं होते थे, क्योंकि इनको देवता के घर के तौर पर ट्रीट किया जाता था। इसलिए देवता का जो घर होता था वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होता था नॉर्मल लोगों के रेसिडेंस से या नॉर्मल लोगों के घर से, ठीक है। नॉर्मल आप हाउसेस देखेंगे मेसोपोटामिया में तो आपको इतना कुछ यूनिक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप टेम्पल्स का आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यूनिक तरीके का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। कैसे? टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट। तो टेम्पल्स बनाने के लिए अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो टेम्पल्स मान लीजिए ये एक वॉल है, ठीक है, फिर इसको ऐसे किया जाएगा, ठीक है, फिर इसको ऐसे और इस तरीके से। तो टेम्पल्स की जो आउटर वॉल होती थी उसको काफी जिगजैग किया जाता था, रेगुलर इंटरवल पे वो इन एंड आउट होती थी, ठीक है, विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग एवर हैड। कुछ भी रीजन हो सकता है इसके पीछे, शायद स्पेस बढ़ाने घटाने, या शायद लोगों को डिप्लॉय करने के लिए, प्रोटेक्शन या डिफेंस करने के लिए, ठीक है, या कोई भी कुछ भी जो भी रीजंस रहे होंगे। लेकिन टेम्पल्स को इस तरीके से बनाया जाता था, उनकी जो वॉल्स होती थी वो जिगजैग फॉर्म में, या आप कहते हैं इन एंड आउट होती थी पहले, ठीक है, ऐसे अंदर या बाहर की तरफ जाती थी। ऐसे ऑर्डिनरी घर नहीं होते थे, मतलब जो सामान्य घर होते थे मेसोपोटामिया के वो इस तरीके से नहीं होते थे। मेसोपोटामिया के ऑर्डिनरी घर काफी डिफरेंट होते थे, ठीक है। चलो, अब मेसोपोटामिया के इन टेम्पल्स पे क्या होता था, क्योंकि शहर में हम बात कर रहे हैं टेम्पल्स की, तो इन टेम्पल्स पे ऑब्वियस सी बात है गॉड की वर्शिपिंग होगी। सो द गॉड वाज द फोकस ऑफ वर्शिप। जैसे इनाना की बात करी हमने, जैसे हमने मून गॉड की बात करी, तो इनकी वर्शिपिंग होती थी, यहां पे इनको पूजा किया जाता था, ठीक है। और पूजा के दौरान, वर्शिप के दौरान जो कॉमन लोग होते थे वो आते थे यहां पे और ऑफरिंग्स देते थे। ऑफरिंग का मतलब है उनके पास जो कुछ भी है वो उस देवता को वो
अर्पित करते थे, ऑफर करते थे। ठीक है, तो अनाज लेके आते थे, बल्क में अनाज आता था, खूब सारी क्वांटिटी में अनाज आता था। ठीक है, कर्ड एंड फिशेस, दही और मछली आती थी। ठीक है, अब हो सकता है कि ये चीज उनके रिचुअल्स का हिस्सा थी, और प्रीस्ट हो या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो वहां पर ऑथराइज रहे होंगे, वो शायद इन चीजों को अलाउ किए होंगे कि ये पर्टिकुलर देवता इस चीज को पसंद करता है, इसलिए वो चीज यहां पर लाई जाती थी। सो कर्ड एंड फिशेस। ठीक है, हमें कैसे पता चला? तो जब एक्सकेवेशंस हुए, तो एक्सकेवेशंस के दौरान जब उनके फ्लोर को एक्सकेवेट किया गया, कुरेदा गया, तो वहां की फ्लोर की जो क्रैविंग्स थी, दरारें वगैरह थी, वहां पर काफी अमाउंट में हमें ये चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है ना, जैसे फ्लोर में हमें क्या मिल रहा है? थिक लेयर ऑफ फिश बोन्स, मछलियों की हड्डियां ही हड्डियां, उनकी एक बकायदा मोटी लेयर दिख रही है, परत बिछी हुई है। मतलब इस पर्टिकुलर टेम्पल में, मंदिर में मछलियां बड़े पैमाने पर ऑफर हुई होंगी। ग्रेन्स के भी एविडेंसेस मिले हमें। ठीक है, चलो अब ये बड़ी यूनिक चीज कह सकते हैं आपकी मेसोपोटामियन जो लोग हैं, अगर हम इनके रिलीजियस इंक्लाइनेशन की तरफ देखें तो मेसोपोटामिया के लोग थोड़ा सा क्या है, नेचर वर्शिपर तरह के हमें समझ में आते हैं। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं, ये लोग क्या हैं, अपने सारी एक्टिविटीज को गॉड सेंट्रिक कर रहे हैं। यानी जब वो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या जैसे ग्रेन्स हो गए या दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इनको गॉड को डेडिकेट कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो गॉड वॉज द थ्योरिटिकल ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर, फील्ड्स, फिशरीज एंड द हर्ड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। लोगों के पास जो भी है, जानवरों का हर्ड है, उनके पास खेती है, एग्रीकल्चर है, तो वो किसको डेडिकेट कर रहे हैं? वो डेडिकेट कर रहे हैं उस टेम्पल के गॉड को। सो दैट इज द यूनिक थिंग। मतलब यू कैन फिगर इट आउट कि मे बी दे वर द गॉड सेंट्रिक पीपल, नेचर वर्शिपर। और यही रीजन है कि जो टेम्पल है ये बड़े रिच हो जाते थे, क्योंकि इन्होंने सारा कुछ अर्पित कर रखा है। तो कल को जब खेती होगी और सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, तो सबसे पहले ले आके ऑफर करेंगे किसको? देवता को ऑफर करेंगे कि भाई देवता की कृपा से हुआ है, और देवता ही इसका मालिक है, ओनर है, तो क्यों ना हम देवता को इसको सबसे पहले अर्पित करें। ठीक है, और यही रीजन था कि धीरे 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 आने वाले समय पे आप देखोगे कि ये टेम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मेसोपोटामिया में, कि मेसोपोटामिया कि सारी इकोनॉमी और पॉलिटी जो रेगुलेट होगी, तो वो टेम्पल से रेगुलेट होगी इन टाइम, धीरे धीरे। ठीक है, आने वाले समय में आप देखोगे कि यहां पर बड़ी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज यहां पे ऑर्गेनाइज की जाने लगी, और वो एक्टिविटीज मास एक्टिविटीज होती थी। ऐसा नहीं था कि कुछ एक व्यक्ति आ गया और वो कर रहा है, ऐसा नहीं था। मींस नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड, वहां पर असेंबल हो रहे हैं, और असेंबल होकर वो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे कि ऑयल प्रेसिंग, अब तेल निकालना हुआ, तो मान लीजिए कोई ऑयल सीड वाली क्रॉप है, अब वो क्रॉप आई, उससे प्रेस करके ऑयल निकालना है, तो ऑयल प्रेसिंग की एक्टिविटीज कहां हो रही है? टेंपल में हो रही है। अब वो मंदिर है, लेकिन वहां पर एक तरीके से आप देखोगे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है। मींस है टेंपल, बट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है वहां पे। ठीक है, तो ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, अनाज को ग्राइंड करने की एक्टिविटी हो रही है, ग्राइंड करके उसमें से जैसे बार्ले उसके छिलके वगैरह निकाल के उसमें से एक्चुअल अनाज निकालना, ग्राइंडिंग की एक्टिविटी हो रही है। स्पिनिंग एंड द वीविंग ऑफ वूलन क्लॉथ, ये देखो, मींस टेंपल इज नो मोर अ रिलीजियस प्लेस, टेंपल हैज बिकम एन इकोनॉमिक प्लेस। एक फैक्ट्री की तरह या इंडस्ट्री की तरह या इकोनॉमिक प्लेस की तरह भी काम कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया धीरे धीरे। ठीक है ना, ये सारे काम टेंपल में किए जाते थे। ठीक है ना, और आगे जाके आप देखोगे कि ये जो टेंपल है, ये बड़े मुख्य अर्बन इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करेंगे, जहां पर क्या होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और ये एक्टिविटीज एक लेवल आगे की हैं। मतलब घर में भी आप ये सारे काम करते हो, घर में भी शायद तेल निकालने का काम करते होगे, घर में भी शायद अनाज को ग्राइंड करने का काम करते होगे, घर में भी स्पिनिंग वीविंग का काम करते होगे। ठीक है, लेकिन आप यहां पर क्या कर रहे हो, मास लेवल पर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हो एक्टिविटीज। ठीक है, मींस इट वाज ऑर्गेनाइज अ लेवल बियॉन्ड। ठीक है, उस लेवल के जिस लेवल में ये हाउस होल्ड में ऑर्गेनाइज किया जाता था। एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स एंड कीपर
कीपर ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड सारे मैंने बात करी थोड़ी देर पहले, तो जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे उनको कहां ले आके रख दिया गया, उनको मंदिर में ले आके रख दिया गया ताकि यहां पर सेफ रहें, ठीक है, और कभी भी इस्तेमाल किया जा सके। बाद में आगे जाके अभी इसी चैप्टर में आप देखोगे, आगे हम शहरों के बारे में जब पढ़ रहे होंगे, तो बहुत सारे जो ग्रेन्स हैं या और दूसरे रिसोर्सेस हैं, तो जब मंदिर बन रहा होगा, टेम्पल्स बन रहे होंगे, तो उनको खाने पीने की चीजें या जितने लोग एम्प्लॉयड हैं वहां पर उनको जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको जब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी यहीं से होगा, उनका रिकॉर्ड भी यहीं पे रखा जाएगा, टेम्पल में रखा जाएगा। अलॉटमेंट्स ऑफ ग्रेन, प्लाउ एनिमल्स, ब्रेड, बियर, फिश एक्सेट्रा। मींस धीरे धीरे टेम्पल ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी जो हाउस होल्ड में होती हो और वो टेम्पल में नहीं होती हो। तो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे टेम्पल एक इतना इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया जो कि हर उस एक्टिविटी को रेगुलेट करता था जो मेसोपोटामिया में अर्बन लाइफ को या अर्बन या सिटी लाइफ को मैं कहूं या अर्बनाइजेशन को प्रमोट कर रहा था, और ये स्मॉल लेवल पर नहीं बहुत बड़े लेवल पर होता था। होपफुली ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, और राइटिंग से शुरू करके टेम्पल्स तक हम जो इस लेक्चर में आए हैं ये पूरा लिंक हो गया होगा कि कैसे मेसोपोटामिया में राइटिंग इंपॉर्टेंट हुई, कैसे इमर्ज हुई धीरे धीरे, और कैसे उस राइटिंग की वजह से टेम्पल्स के बारे में हमें पता चला, और कैसे धीरे धीरे ये पता चला कि टेम्पल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल रखते थे मेसोपोटामिया में, और किस तरीके के शहर होते थे, मतलब शहर जो सेंटर ऑफ ट्रेड है या शहर जो मंदिर के आसपास हैं। तो मंदिर के आसपास वाले शहर की झलकी मिल गई आपको, सेंटर ऑफ ट्रेड के बारे में पता चलेगा, अभी तो शहर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में यहां तक इतना ही था। यूट्यूब पर ऐसे लेक्चर्स आपको हम दे ही रहे हैं, क्लास 11 के लेक्चर चल रहे हैं, क्लास 12 के भी लेक्चर्स बहुत जल्द मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। लेकिन और इससे भी बेहतर इंटरैक्टिव लेक्चर्स और इससे भी बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस आपको अगर चाहिए तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए, और अनअकैडमी का जो ऐप है वो आपको इससे बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस देगा। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी के जो ऐप हैं इसमें आपको कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं? रियल टाइम इंटरैक्शन, आप पढ़ाई के दौरान टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इमोजीज प्रोवाइडेड देयर इन दैट इंटरफेस, इन दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आप चैट के थ्रू, इमोजीज के थ्रू अपनी बातों को टीचर के सामने रख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा उसका। आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब, आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो रेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिस्पांस मिलेगा। आप क्विजेस अटेंड कर सकते हैं, आप लीडर बोर्ड में अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रोग्रेस, अपनी लर्निंग को एसेस कर सकते हैं कि कितना सीखा हमने आखिरकार इस लेक्चर से, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप ढूंढते हैं, या मैं कहूं कि वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई को कोई हेल्प करे, असिस्ट करे, तो अनअकैडमी इज देयर बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप टेस्ट। वी विल मेक योर लर्निंग मोर एंड मोर एंड मोर इजी। हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट में आप अपेयर होइए, आपको रिबेट्स मिलेंगे, डिस्काउंट्स मिलेंगे, हो सकता है आपकी पढ़ाई मुफ्त ही हो जाए। तो ये फायदा आपको अवेल करना है, और इस फायदे को अवेल करने के लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं, इंद्र कोड यूज करें। इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। साथ साथ आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, सोशल स्कूल से कनेक्ट हो सकते हैं यूजिंग द टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम का चैनल है, इसमें आप जाएं, खुद कनेक्ट हो, बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं इनको भी कनेक्ट कराइए। इस तरह से मुझे लगता है कि आज का लेक्चर आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।